माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का 5th लेक्चर। फर्स्ट अगर 4 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उससे एक सीक्वेंस बना रहता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता चला जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। आज हम पोलराइजिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आयन की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाउनलोड टीच स्ट्रीम ऐप नाउ। आपके लिए टीच स्ट्रीम ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप में आपको सारी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 499 में। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। इसके बारे में अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। तो आप पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टीच स्ट्रीम जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी पीडीएफ्स होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ऐप पर मिलेंगी आपको। वो भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से लेनी है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मतलब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, हैंड रिटन नोट, सारी चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। सबसे पहले पढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट। बताया क्या जा रहा है कि व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव आयन एंड रिपेल द न्यूक्लियस। मतलब आप समझिएगा कि जब दो अपोजिटली चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर एक साथ रखे जाते हैं, कोई भी दो अपोजिटली चार्ज आयन है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, जब पास में रखे जाते हैं अपोजिट चार्ज आयन, द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट कर लेता है एंड रिपेल द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को रिपेल करता है। कारण क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने दो चार्ज को पास पास रखा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों को तो खींचता है, बट जो पॉजिटिव चार्ज को वो रिपेल करता है। तो न्यूक्लियस पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके नेगेटिव आयन के नेगेटिव जो आप चार्ज रखे हैं वहां से इलेक्ट्रॉनों को तो खींचता है बट न्यूक्लियस को रिपेल करता है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, न्यूक्लियस बाहर की तरफ उससे दूर जाएगा। तो उससे ये गोलाकार ना होकर के ये सर्कुलर जो बने हुए हैं ये जस्ट इलिप्टिकल बन जाते हैं। इट मीन्स दैट ये इसका शेप प्लस का कुछ ऐसा ही रहता है और निगेटिव का कुछ ऐसा शेप हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा शेप बनता क्यों है, पॉजिटिव वाला भी तो ऐसे बन सकता था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो पॉजिटिव को खींचेंगे। अब बताइएगा, ऐसा भी तो बन सकता था ना, आपके दिमाग में आया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। कारण मैं बताता हूं, अभी एक एक पॉइंट्स बताया जाएंगे, लेकिन मैं पहले से ही कारण बता दे रहा हूं। अभी एक एक पॉइंट सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। कारण क्या होता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है। ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो छोटा होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंपेरेबल टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज छोटा होता है। पहली चीज, जब पॉजिटिव चार्ज छोटा है तो इसका जेफ ज्यादा होगा, जेफ इसका ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब इसका साइज छोटा है तो जो न्यूक्लियस होगा उसके इलेक्ट्रॉनों की पकड़ ज्यादा होगी। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस पर ज्यादा होंगे वही तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका सेल ज्यादा उसका साइज बड़ा, तो नेगेटिव चार्ज बड़ा होता है। पॉजिटिव चार्ज ऐसा तो है नहीं कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन कंपेरेबल टू नेगेटिव कम है, उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जेफ का मान ज्यादा होगा। तो अब क्या करेंगे, जेफ इज मच ग्रेटर देन अ पॉजिटिव आयन मच ग्रेटर देन नेगेटिव आयन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा नेगेटिव चार्ज से काफी ज्यादा होगा। अब क्या होगा, इसका जेफ तो ज्यादा है, अब क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट ज्यादा कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जेफ कम है नेगेटिव चार्ज का। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की पकड़ कमजोर है। अब जब पकड़ कमजोर हो गई तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। अब यही होता है, पॉजिटिव ऐसे ही बना रहता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा ये परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता, ये परफेक्ट सर्कुलर नहीं रहता, ये भी याद रखिएगा। ये भी चेंज होता है थोड़ा बहुत, स्लाइटली
स्लाइटली इलिप्टिकल होता है बट वो दिखाया नहीं जाता, होता है बट स्लाइटली इलिप्टिकल होगा बट होगा, कंपेरेबल टू निगेटिव आयंस निग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई भी? मैं एक पॉइंट करके समझाऊंगा आपको, ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि हम लिखेंगे कैसे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या बताया जा रहा है? रिजल्टेंट निगेटिव आयन बिकम इलिप्टिकल टूवर्ड्स द केटायन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय केटायन। मतलब आपने क्या कहा, जब दो अपोजिट चार्ज को हम पास पास रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है एंड रिपेल द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को रिपेल करने लगता है। एंड रिजल्टेंट क्या मिलता है? रिजल्टेंट बताया जा रहा है निगेटिव आयन बिकम इलिप्टिकल, जैसा कि हमने समझाया कि जो निगेटिव आयन है वो इलिप्टिकल हो जाता है। जैसे एक सर्कुलर लो, आप उसको प्रेस कर दो, इलिप्टिकल हो जाएगा, तो वो निगेटिव आयन इलिप्टिकल हो जाता है। और केटायन यहां पर बताया जाए इलिप्टिकल टूवर्ड्स द केटायन, टूवर्ड्स द केटायन वो जो निगेटिव है वो इलिप्टिकल हो जाता है। साथ साथ दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय केटायन, और इसी को हम कहेंगे केटायन द्वारा एनायन का पोलराइजेशन, केटायन द्वारा एनायन का पोलराइजेशन। अब यहां पर बात आती है पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है एंड पोलराइजेशन पावर किसकी होती है। देखो समझो, जो पोलराइजेशन की कंडीशन आपने देखी ये किसके द्वारा करी जा रही थी? ये एक केटायन के द्वारा एनायन पर पोलराइजिंग पावर लगाई जा रही थी। तो जो पोलराइजिंग पावर होगा वो केटायन का होगा, और पोलराइज कौन हो रहा था? एनायन हो रहा था। जो पोलराइज होगा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी की क्षमता होगी, और जो पोलराइज करेगा उसके पास पोलराइजिंग पावर होगी। It means that cation have polarizing power while anion have polarizability। आगे जब हम बात करेंगे पोलराइजिंग पावर के बारे में तो वो जस्ट केटायन के लिए होगा, एंड पोलराइजेबिलिटी किसका होगा? एनायन का। बातें क्लियर हो रही हैं? यहां पर लिखेगा द कैपेसिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। केटायनों के पास जो कैपेबिलिटी होती है एनायनों को पोलराइज करने की, उसी कैपेबिलिटी को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। एंड एनायन हैज प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ये बताया गया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, मान लो हम दो लोग खड़े हैं, सपोज दैट हम लोग दो लोग खड़े हैं। अब ये मान लो बॉटल है, सपोज दैट आपके पास एक बॉटल है, या पेन मान लो, बॉटल नहीं पेन ही मान लो, एक पेन है और दो लोग हैं, दोनों को जरूरत है पेन की, ठीक है। अब अगर मैं इस पेन को उससे खींच पा रहा हूं, सपोज दैट दो बंदे खड़े हैं, अगर एक मैं मेरा दोस्त, मैं इस पेन को अपने दोस्त से खींच पा रहा हूं तो पावर किसके पास ज्यादा है? मेरे पास। तो मतलब मेरे अंदर पोलराइजिंग पावर है, मेरे अंदर पोलराइजिंग पावर है, मैं उसको पोलराइज कर दे रहा हूं, और वो क्या है? उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी, वो पोलराइज हो जा रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है, नहीं खींच पा रहा है। तो केटायन जो होता है एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है एंड उसके न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है, इलिप्टिकल बना देता है। तो केटायन एनायन को क्या बनाया? इलिप्टिकल बना दिया, जिसके रिगार्डिंग हम बोलेंगे केटायन के पास पोलराइजिंग पावर है, तभी तो वो एनायन को इलिप्टिकल बना रहा है। जिसके अंदर पावर होगी वही तो इलिप्टिकल बना पाएगा दूसरे को। तो केटायन है पोलराइजिंग पावर बाय विच, जिससे कि वो बना सकता है एनायन को एक इलिप्टिकल आकार दे सकता है। वाइल एनायन है प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी, एनायन पास पोलराइजेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो पोलराइज हो रहा है, वो इलिप्टिकल हो रहा है, सिंपल समझो। तो केटायन है पोलराइजिंग पावर वाइल एनायन है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, बातें समझ में आई? टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में लिख के बताते चलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे चलें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। आप यहां पर समझिएगा, हमें पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के ही बारे में ज्यादा चर्चा करनी है, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में उतना चर्चा नहीं करना है, बट हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो समझिएगा पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है पोलराइजेबिलिटी,
याद करिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है आपके पास दैट्स पोलराइजेबिलिटी, दैट्स पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, हम पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी के बारे में। अब पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। आप सभी जानते हो एनायन की ही पोलराइजेबिलिटी होती है। यहां पर देखिएगा क्या पॉइंट बताया जा रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन दैट आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी सेल द मोर पोलराइजेबिलिटी। एक पॉइंट बताया गया यहां पर देखिएगा कि मोर इलेक्ट्रॉन दैट आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वहां पर दो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। न्यूक्लियस हैज लेस पुल ऑन फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मोर एनर्जी सेल ऑफ एंड मोर एनर्जी सेल द मोर पोलराइजेबिलिटी। इसके कहने के अनुसार दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं तब समझते हैं। ए मोर निगेटिव चार्ज हाइयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो मोर पोलराइजेबिलिटी। इसके कहने का मतलब है अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझिएगा पहले बताया क्या जा रहा है इस पॉइंट्स पर, समझिए गौर कीजिएगा। मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से उतना दूर होंगे। मतलब अगर किसी भी एनायन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, क्योंकि एक तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहता है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर जाएंगे। अधिकतर इलेक्ट्रॉन बाहर ही होते हैं, क्योंकि अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से डिवाइड होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर की ओर होते हैं। अब याद समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस हैज लेस पुल ऑन फार ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो होगा, क्योंकि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों तक जो जेफ का मान होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इट मींस दैट न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल, वो कमजोर होगा, वो कमजोर होगा। अरे भाई समझो, मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, अब यहाँ पर 1 सेल 2 सेल 3 सेल इस प्रकार से, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा पावर लगेगी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा पावर होगी? आसपास के इलेक्ट्रॉन में। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में है, तो वो बाहर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा। पुल करना मतलब खींचना होता है। तो न्यूक्लियस हैज लेस पुल ऑन फार ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूर के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस कम फोर्स लगा पाएगा, लेस पुल मतलब कम खींच पाएगा, एंड द मोर एनर्जी सेल द मोर पोलराइजेबिलिटी। यहां पर बताई जा रही है उतनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा एनर्जी सेल होंगे। मतलब ज्यादा एनर्जी सेल होंगे तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे। अब एक बात समझो, ये न्यूक्लियस हमने ले लिया, इसमें 2 एनर्जी सेल, दूसरा हमने न्यूक्लियस लिया, इसमें 3 एनर्जी सेल। कौन ज्यादा पोलराइजेबिलिटी पावर होगी, कौन ज्यादा पोलराइज होगा? ये वाला, क्योंकि जो जेफ का मान है वो इसका कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके दूर हैं, वो उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, खींच नहीं पाएगा। और एक बात आपने यहां पर क्या समझा कि द मोर एनर्जी सेल द मोर पोलराइजेबिलिटी, मतलब पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी सेल। जितना ज्यादा एनर्जी सेल होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। तो यहां पर आप लिखेंगे अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, एक सेकंड, एनर्जी सेल ज्यादा, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, अगर आपका एनर्जी सेल ज्यादा तो आपकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट कर रहा है, ए मोर निगेटिव चार्ज हाइयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो मोर पोलराइजेबिलिटी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखा जाए, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी पोलराइजेबिलिटी होगी। समझ पा रहे हो?
मतलब समझो फिर से, अगर मान लो एक न्यूक्लियस हमने लिया जो कि निगेटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और प्रोटॉनों की संख्या 5 है, तो अब उसका रेशियो कितना आया 2। एंड एक चार्ज हमने लिया जिसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है एंड न्यूक्लियस 10 के बजाय 15 हो गई, एंड जो आपके प्रोटॉनों की संख्या है वो 5 ही है। अब उसका रेशियो कितना आ गया 3। रेशियो किसका ज्यादा है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है। तो जितना ज्यादा रेशियो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो रेशियो ज्यादा बढ़ा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम जानते हैं पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। तो यहां पर आपने दो चीजें सीखी, एनर्जी सेल जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो, पोलराइजेबिलिटी होगी एनायन की, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। दो कंडीशन आपने सीख ली। अब हम चलते हैं पोलराइजिंग पावर के बारे में, ठीक है। पोलराइजिंग पावर में देखते हैं, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की। पोलराइजिंग पावर किसमें होती है? कैटायन में। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। अब इसमें समझेंगे कि लेस इलेक्ट्रॉन क्लोजर द न्यूक्लियस, लेस इलेक्ट्रॉन क्लोजर द न्यूक्लियस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इसलिए न्यूक्लियस से क्लोज होते हैं ये। इसीलिए तो मैंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो छोटे होते हैं इन कंपेरेबल टू निगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ साइज। साइज के फॉर्म में अगर देखें तो जो कैटायन होते हैं दे आर मच लेस देन एनायन। अब यहां पर समझिएगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन में क्या बताया जा रहा है कि लेस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए न्यूक्लियस से क्लोज होते हैं और इसका जेफ का मान ज्यादा होता है। अब यहां पर पहला पॉइंट, न्यूक्लियस हैज लार्जर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा, मतलब न्यूक्लियस जो होगा इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा पावर से खींच पाएगा, ठीक है। इफ दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, लेस इलेक्ट्रॉन सेल इक्वल टू मोर पोलराइजिंग पावर। वहां पर क्या था, जितनी ज्यादा एनर्जी सेल उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इन एनायन, यहां पर जितने कम एनर्जी सेल उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, उतने ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। मतलब आप समझ पा रहे हो, मतलब आप समझ पा रहे हो कि वहां पर जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितनी ज्यादा एनर्जी सेल उतनी ज्यादा आपकी पोलराइजेबिलिटी होगी। जितने यहां पर क्या होता है, जितना कम एनर्जी सेल उतना ज्यादा आपका पोलराइजिंग पावर होता है, उतना ज्यादा आपका पोलराइजिंग। वहां पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने के लिए एनर्जी सेल ज्यादा होना था, यहां पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए आपका एनर्जी सेल कम होता है, ठीक है। अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा पॉइंट, ए मोर पॉजिटिव चार्ज हाइयर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो हाइयर पोलराइजिंग पावर, हाइयर पोलराइजिंग पावर मतलब कह रहा है ए मोर पॉजिटिव चार्ज हाइयर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो हाइयर पोलराइजिंग पावर, मतलब यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। मतलब मैं फिर से एक बार आपको कंक्लूजन बताता हूं। यहां पर राइट साइड समझते चलो मेरे पास, राइट साइड हमने रखा एनायन, लेफ्ट साइड हमने रखा कैटायन। एक एक पॉइंट समझो, समझाता हूं। राइट साइड हमने रखा एनायन, लेफ्ट साइड हमने रखा कैटायन। अब एनायन का एनर्जी सेल जितना ज्यादा होगा तो वो उसके पास जेफ उतना कम लग पाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस होगा कम काम कर पाएगा, कम फोर्स लगा पाएगा, इसलिए वो पोलराइज जल्दी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा एनर्जी सेल उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी इसके पास, पहली कंडीशन। अब कैटायन के पास क्या होगा कि जितना छोटा एनर्जी सेल होगा उतना ज्यादा पावरफुल कैटायन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को खींच के अपने पास रखता है जितना छोटा होगा। क्योंकि क्या करेगा, समझो मेरी बात, जितना छोटा है, मान लो मैं हूं न्यूक्लियस, मेरे आसपास कोई एक लाइन ही खड़ी है, सपोज दैट, तो मैं इसको अपने पास खींच कर रखूंगा। बाहर वाली लाइन खींचने के लिए मुझे
ज़्यादा पावर लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं खींच सकता हूँ। लेकिन अगर एक लाइन के बजाय मेरे पास 2 लाइन होती तो मुझे पहले तो दोनों को खींचना पड़ता, मेरी पावर कम हो जाती। अब दूसरे की लाइन को अगर हमें खींचना पड़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उसको रिपेल भी तो करेंगे कि तुम इधर मत आओ, मेरी जगह मत लो। होगा कि नहीं? ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करते हैं। तो जितना छोटा मेरा एरिया होगा, मैं कैटायन हूं समझो, जितना छोटा मेरा एरिया होगा मैं उतने ज्यादा पावर से दूसरे को खींच पाऊंगा। एंड अगर वहीं पर देखा जाए कि एनायन की तरफ जितना ज्यादा एरिया होता होगा उतना ज्यादा वो फैल सकता है, उसे आराम से कोई खींच सकता है। तो जितने ज्यादा एनर्जी सेल उतने ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, कैटायन में जितना कम एनर्जी सेल उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट, यहां पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी। यहां पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का जो रेशियो होगा वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपका पोलराइजिंग पावर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आओगा, इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं आपको। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। एकदम याद हो गया कि नहीं याद हो गया? पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक एक पॉइंट मन लगाकर पढ़ो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इसी क्लास में रटा दूंगा, आपको बाहर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। रिवीजन मत करो, ध्यान लगाकर सिर्फ इसको पढ़ो, ध्यान लगाकर पढ़ो। आप क्लास अटेंड करो, आपको मैं याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एंड हाँ, अगर आप रिवीजन करते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर यहां तो आप रट लोगे बिना रिवीजन की, आपको याद बाद में नहीं रहेगा। अभी के लिए कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए क्लास अटेंड करो। 1 दिन 2 दिन बाद आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो, 1-2 हफ्ते बीते फिर से रिवाइज कर लो, याद हो जाए, कभी भूलेगा ही नहीं। अब जैसे मुझे याद तो हो गया पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी, अब कभी भूलेगा 10 साल के बाद भी पूछोगे तो याद रहेगा पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी क्या है, लेकिन आपको भी भूल जाएगा क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो। हालांकि आपने क्लास 12th में पढ़ा रहा होगा, बट नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, आप माना तौर पे पहली बार पढ़ रहे हो। 2-3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे ना, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा हमारी तरह। आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही आपको भी हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे चले। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। चलिए, अगर आगे हम बात करें कुछ चार्ज और चार्ज अपान साइज जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो पोलराइजिंग पावर के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एंड हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं भी जहाँ भी आप नोट कर सको, कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। किसी भी चार्ज का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने सोचा आपको बता दें, अभी भी दिमाग में आया तो बता देते हैं। ठीक है, इसको एक नोट में कहीं भी लिख लेना नीचे, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। हटाएं इसको। चलो, अब समझते हैं यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। यहां पर कहा यह जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, चार्ज जैसे हमने लिया, चार्ज मान लो आपके पास है Al+3, Mg+2, Na+। चार्ज यहां पर ज्यादा है। यहां पर बात किसकी हो रही है? पोलराइजिंग पावर की। किसकी बात हो रही है? पोलराइजिंग। यहां पर बात हो रही है पोलराइजिंग पावर की। पोलराइजिंग पावर हम बताते हैं कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों जितने ज्यादा बड़े होंगे, रेशियो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर आएगा। ऐसे ही आप अगर एनायन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। अब याद कैसे करें? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो जनरल सी बात है कि वो ज्यादा ही बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव का रेशियो हम देखते हैं। तो यहां पर हम देखें, अगर हम Al+3 में देखें तो यहां पर कितना आ रहा है? +3 चार्ज। इट मीन्स दैट इसका जो रेशियो आ रहा है वो ज्यादा है कंपेरेबल टू Mg+2, क्योंकि इस पे +2 चार्ज ही आ रहा है, इस पे +1 चार्ज आ रहा है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा। जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जिसके पास चार्ज कम उसकी पोलराइजिंग पावर कम।
आया समझ में? मतलब अगर चार्ज जितना ज्यादा है किसी भी कैटायन पर उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, जितना चार्ज कम है उतना कम वो पोलराइजिंग पावर रखेगा। जैसे फिगर में हम दिखाना चाहेंगे, एक ये Al+3 है, ये Cl- को देख पा रहे हो कितना ये पोलराइजिबिलिटी कर पा रहा है, पोलराइज कर पा रहा है, ज्यादा पोलराइज किया है। इससे कम पोलराइजिंग पावर Mg+2 के पास थी तो ये Cl- को कम पोलराइज कर पाया। Na+ के पास बहुत कम पोलराइजिंग पावर थी तो ये Cl- को थोड़ा सा ही इलिप्टिकल बना पाया। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? और भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सिंपल है। इसी प्रकार अगर हम Cl ना लेकर के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी ले लें फिर भी हम बता सकते हैं कि जिसके पास, हाँ एक पॉइंट मैं और भी समझा देता हूँ, वो भी पॉइंट टेंशन ना लो। जैसे हमने Na, Mg और Al+3 लिया, अगर हम समझना ध्यान से, बातें समझ के रखना तो आपके पास समझने की क्षमता बढ़ेगी। मान लो हमने क्लोरीन ही रखा तो Al+3 जो होगा वो क्लोरीन को ज़्यादा खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि Al+3 के पास मोर पोलराइजिंग पावर है, मोर पोलराइजिंग पावर, PP लिख देते हैं, मोर पोलराइजिंग पावर। और Na+ के पास लेस पोलराइजिंग पावर है। बोलो, Na+ के पास लेस पोलराइजिंग पावर है, इसलिए Al+3 Cl- को ज़्यादा खींच पाता है। नेक्स्ट, अगर हम Al+3 ही ले लें, सपोज दैट वी हैव सिर्फ Al+3, तो Al+3 ही अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को देखें तो किसको ज़्यादा खींच पाएगा? अब ये भी आपके मन में सवाल हो सकता था तो इसलिए हमने बता दिया। तो आप याद रखिएगा फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, आप बोल सकते हो, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन ही है। अब फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा है कि नहीं है? तो मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग जेफ है कंपेरेबल टू ब्रोमीन, कंपेरेबल टू क्लोरीन। बातें समझ में? आप हाइड्रोजन में देखो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर आपका आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। आयोडीन के पास तो बहुत कम होती है, आयोडीन लगा दें तो एकदम जाकर सट जाएगा उसमें। तो फ्लोरीन को ये कम खींच पाएगा। Al+3 सबसे स्ट्रांग हमने रखा है Al+3, बट ये फ्लोरीन को सबसे कम खींच पाया बिकॉज इसके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ब्रोमीन के पास कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रख पाता, उस खींच ले जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? टेक ए स्क्रीनशॉट्स, हम लोग आगे चलते। टेक ए स्क्रीनशॉट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट्स, आगे चलें। बहुत बढ़िया। अब आता है मेन टॉपिक, फजांस रूल। कोई भी ऐसा पेपर नहीं गया होगा, मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स उठा लीजिए जिसमें फजांस रूल ना पूछा गया हो। फजांस रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फजांस रूल बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक एक रूल मैं आपको याद करा दूंगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है रिवीजन के साथ साथ आप लोग पढ़ते चलिए, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। बताया इसमें क्या जा रहा है, द पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर नोन एज फजांस रूल ऑल पोलराइजेशन। जो एनायन का पोलराइजेशन है कैटायन के द्वारा जो किया जाता है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर, जो कि फैक्टर के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसी फैक्टर्स को हम बोलेंगे फजांस रूल ऑफ पोलराइजेशन। जो जो फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं इसी को हम बोलते हैं फजांस रूल। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर आता है। पहला फैक्टर जो है आपका हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, पहला फैक्टर। तो इसमें आप क्या बताओगे? हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन में पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि हाइयर द चार्ज ऑन ए कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। जैसा कि इसके पहले ही हमने बता दिया, लेकिन वहां पर रूल है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। मैं दोनों के पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा। एक पॉइंट तो आएगा हमारा कैटायन के लिए, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा एनायन के लिए, जब एनायन पर मोर चार्ज होगा। तो पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। जैसा कि हमने अभी दिखाया कि Al+3 इज मोर पोलराइजिंग पावर, है मोर पोलराइजिंग पावर देन द Na+।
आप यहां पर बता सकते हो कि Al+3 जैसा कि हमने देखा Na+ या Mg+2 के कंपैरिजन में ज्यादा पोलराइजिंग पावर थी, वो ज्यादा क्लोरीन को खींच पा रहा था। ठीक, तो यही बताया जाएगा हायर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। मतलब कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तब हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर में लिखें, जैसा कि हमने देखा अभी कि Al+3 ज़्यादा पोलराइजिंग पावर था किसके कंपैरिजन में, Mg+2 के कंपैरिजन में। इसके पास भी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर था Na+ के कंपैरिजन में। इट मीन्स दैट आप क्या समझ पा रहे हो, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगी। अगर हम यहीं पर बात कर लें एमपी की, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मध्य प्रदेश की नहीं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, कैसे? मान लो हम यहाँ पर Al, Mg और Na को हम एक बनाते हैं, जैसे NaCl बना देते हैं, और Mg+2 है तो Cl2 आ जाएगा, और Al+3 है चार्ज तो Cl के 3 मॉलिक्यूल्स जोड़ने पड़ेंगे तो AlCl3। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम, मेल्टिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस, MgCl2 का 712 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 575 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, मतलब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो NaCl सबसे ज़्यादा, MgCl2 का फिर। तो यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन देखें तो यहाँ पर हम रिलेशन बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका चार्ज ऑन कैटायन जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, बट उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। ये आपने एक पॉइंट देखा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं फर्स्ट को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, सेकेंड को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि हाई चार्ज ऑन एनायन फेवर मोर पोलराइजेशन। जितना ज्यादा एनायन पर चार्ज होगा उतना ज्यादा वो उसमें पोलराइजेबिलिटी होगी। मतलब अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पर, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। सिंपल है, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। मतलब चार्ज ऑन एनायन की बात करें, जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा इस पर पोलराइजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? जैसे हम एक एग्जांपल बता दें आपको। एग्जांपल क्या है? मान लो हमने ले लिया O-2, ये मच ग्रेटर देन F-। किसके पास पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन के पास पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पे 1 माइनस आ रहा है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आगे चले, हटाएं। चलो, अब हम सेकेंड बात करते हैं साइज की, स्मॉल कैटायन साइज की। फर्स्ट पॉइंट आ गया चार्ज। दोनों पर अगर चार्ज ज्यादा होंगे, कैटायन पर चार्ज ज्यादा तो उसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा, एनायन पर चार्ज ज्यादा तो उसके पास पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। ये सब यार पढ़ चुके हो, अभी मैंने पहले ही पढ़ा दिया। अब आपको फजांस रूल तो एकदम सिंपल लगने लगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, स्मॉल कैटायन होगा तो सिंपल सा पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गया तो याद हो गया। अगर हमारा ग्रेटर एनायन होगा तो उसके पास पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। सब कुछ तो याद कर रखे हो आप लोग। तो हेडिंग डालेंगे स्मॉल कैटायन। स्मॉल कैटायन में क्या कह रहा है? ए स्मॉल कैटायन विल हैव ग्रेटर पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन ए पार्टिकुलर एनायन। मतलब आप क्या कहोगे, जितना छोटा होगा
उतना ज़्यादा वो पोलराइजिंग पावर रखेगा, बस उतना ज़्यादा वो खींचने की क्षमता रखेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, इसके पास एक ही आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर हमने रख दिया एक एनायन, यहाँ पर हमने रख दिया एक एनायन, और एक हमने रख दिया बड़ा चार्ज, और यहाँ पर हमने रख दिया एक एनायन। कौन ज़्यादा खींच पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने में ज़्यादा पावर लगाएगा ये। इसके इलेक्ट्रॉन्स इससे कंपैरिजन में दूर हैं, देख पा रहे हो ना, इसके कंपैरिजन में दूर है, तब जाकर इसके इलेक्ट्रॉन को ये लेस पावर से खींच पाएगा। तो इट इज़ ग्रेटर देन दिस। जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितना छोटा कैटायन उतने ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको साइज के अनुसार। जैसे अगर हम बेरिलियम रख दें, एक साइज हम रखते हैं Be+2, और हम Mg+2 की बात करें, और कैल्शियम की बात करें, एंड Sr+2 एंड Ba+2, इन सभी की बात करें, तो किसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी? क्योंकि जिसका साइज सबसे छोटा होगा कैटायन में, उसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। तो सबसे छोटी साइज किसके पास होती है? बेरिलियम के पास सबसे छोटी साइज होती है, कंपेरेबल टू Mg। Mg की साइज Ca+2 की अपेक्षा छोटी होती है, और Sr की अपेक्षा Ca की छोटी होती है, एंड Ba की साइज सबसे बड़ी होती है, आप सभी जानते हो। तो इस प्रकार आप ऑर्डर में दिखा सकते हो कि जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो कि साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। बस यही मैं बता रहा हूँ और कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिंपल। पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ज़्यादा होगी। बताओ, क्लियर है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लूँ तो बता सकते हो कि हम सभी जानते हैं पोलराइजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट उसकी कम होती है। तो मतलब अगर हम इसे रिलेट कर दें, एक मॉलिक्यूल बना दें इसको, तो क्या बना देंगे? ये BeCl2 बन जाएगा, ये MgCl2 बन जाएगा, ये CaCl2 बन जाएगा, SrCl2 बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ क्या है? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या बताएंगे? जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। मेल्टिंग पॉइंट भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज हमको याद है। मेल्टिंग पॉइंट BeCl2 होता है 405 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 712 डिग्री सेल्सियस, 772 डिग्री सेल्सियस, 872 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि हम लोग डीपली बात करते हैं, वैसे तो हमें लोगों को आनंद ही नहीं आता है, इसलिए हम लोग बता देते हैं। आपको सिर्फ स्मॉल कैटायन लिखकर यही दिखाना है कि ग्रेटर द पोलराइजिंग इफेक्ट स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, यस गाइज, बताना फटाफट से, समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है? इसको नोट डाउन कर लिए। हम लोग आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। फजांस रूल समझ में आया? चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा कैटायन पर, एनायन पर पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा। स्मॉल कैटायन है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे लार्ज एनायन के बारे में। चलो चलो, अब अगर हम बात करें लार्ज एनायन, जैसा कि मैंने बताया, अब हम पढ़ेंगे लार्ज एनायन के बारे में। लार्ज एनायन आर इजीली पोलराइज्ड। भाई वो बड़े हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दूर दूर हैं, आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा नहीं पाएगा, बहुत स्मॉल फोर्स लगा पाएगा, तो वो आसानी से पोलराइज हो जाएंगे। दस आयोडाइड आयन इज मोर इजिली पोलराइज देन द फ्लोराइड आयन। इसलिए जो आयोडाइड आयन होता है वो इजिली पोलराइज हो जाता है देन द फ्लोराइड आयन। तो मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर हम ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलराइज कौन होता है? मतलब अगर हम फ्लोरीन देख लें, क्लोरीन देख लें, ब्रोमीन देख लें,
आयोडीन देख लें, तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की अपेक्षा यहाँ पर क्लोरीन बोलना सही नहीं होगा क्योंकि Cl2 होता है, तो यहाँ पर जस्ट Cl- है, क्लोराइड बोलेंगे। दस आयोडाइड आयन इज मोर इजिली पोलराइज्ड, ये ज़्यादा आसानी से पोलराइज हो जाएगा, तो पोलराइजेबिलिटी आयोडाइड की ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू फ्लोराइड। फ्लोराइड की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम वहां पर बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई। चलो, तो यहां पर अगर हम चेंज कर दें, जस्ट अगर हम यहां पर लगा दें क्या, CaF2 की बात करें, CaCl2 की बात करें, मस्ट ग्रेटर देन होगा CaBr2 एंड ग्रेटर देन होगा CaI2। ये किसका आर्डर बता रहे हैं हम, ये है हमारा आर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, आर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको नहीं याद है तो मेल्टिंग पॉइंट भी लिख लीजिएगा, मैं याद करा देता हूँ, टेंशन ना लो। इसका होता है 1392 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 772 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 730 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 575 डिग्री सेल्सियस। बताया तो था यार अभी। हाँ गाइज, याद हुआ, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा एनायन का उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। साइज सबसे बड़ा किसका है, आयोडीन का, आयोडाइड का, तो पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी भी सबसे कम आई, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, ठीक है, हटा इसको। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बताया जा रहा है ए केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर will polarize the anion more as compared to a cation with 8 electron inert gas structure, thus AgI is covalent but NaI is ionic। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जिसका स्ट्रक्चर आउटर मोशन में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो पोलराइज ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे कि मैं अगर Ag की बात करूं, जैसे यहाँ पर AgI और NaI की बात की जा रही है, तो Ag प्लस की बात करूं अगर मैं, तो Ag प्लस में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8, 18, 18 ऐसे ही होता है। और Na प्लस की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा 2,8, 2,8। तो अब यहाँ पर आप क्या बताओगे, यहाँ पर आप क्या बताओगे, पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इसीलिए जो AgI होता है ये आपका कोवैलेंट होता है, एंड जो आपका NaI होता है ये आपका आयनिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, कम होती है, ये पोलराइजिंग ज़्यादा होता है, मोर पोलराइजेबिलिटी, यही तो बताया जा रहा है ना। तो मोर पोलराइज होगा तो मोर पोलराइज पावर यहाँ पर लिखेंगे कि ए केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल स्ट्रक्चर विल पोलराइज द एनायन, वो एनायन को पोलराइज करेगा, मोर ज़्यादा पोलराइज करेगा कंपेरेबल टू विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये समझो कि Ag के पास पहली बात तो उसी से रिलेटेड है, पहली बात तो इसका साइज बड़ा होगा कंपेरेबल टू Na+, जिसका साइज बड़ा होगा उसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो इसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो हम बताएं तो Ag+ जो होगा मोर पोलराइजिंग पावर देन Na+, मोर पोलराइजिंग पावर Ag+ हैव देन Na+, ठीक है। क्योंकि आप ये समझोगे जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में या फिर जो स्ट्रक्चर बनता है आपका ऑक्टेट स्ट्रक्चर, अगर 18 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है
तो वो आपका ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा एनायन को कंपेरेबल टू जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम ना, Ag+ अगर देखो तो इसकी साइज बड़ी है कंपेरेबल टू Na+, इसलिए तो वहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन बन रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, सो नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन करिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। आपने क्या समझा कि लार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा केटायन पर उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा एनायन पर उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्मॉल केटायन है मोर पोलराइजिंग पावर, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लार्जर एनायन है मोर पोलराइजेबिलिटी। फिर हमने पढ़ा कि केटायन विथ नॉन नट गैस कॉन्फ़िगरेशन की विच हैव 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टेट स्ट्रक्चर, दे विल बी मोर पोलराइज of anion than the which cation have 8 electron structure in an octet structure। ठीक है, बातें क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि thus the polarization of anion depends upon following factor, इसलिए जो पोलराइजेशन ऑफ एनायन होगा, एनायन का जो पोलराइजेशन होगा वो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर पर? पहली बात तो हाई चार्ज ऑन आयंस, आयन पर दोनों पर हाई चार्ज होने चाहिए। केटायन पर हाई चार्ज तो उसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, एनायन पर हाई चार्ज तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा। स्मॉल साइज ऑफ केटायन, जितना ज़्यादा केटायन का साइज स्मॉल होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी पोलराइज कर पाएगा किसी भी आयन को, तो पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। लॉन्ग साइज ऑफ एनायन, एनायन का जितना लॉन्ग साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइज होगा उतना ज़्यादा। एंड नेचर ऑफ केटायन, कि केटायन के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि 18 इलेक्ट्रॉन मोर पोलराइजेशन करेगा, मोर पोलराइजेशन देन 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, देन 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टेक ए स्क्रीनशॉट से, टेक ए स्क्रीनशॉट से। बातें समझ में आई सबको? एक पॉइंट बचा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, वो हम नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक्स में चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट हमारा जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन होगा, क्योंकि अब ज़्यादा बता देंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ज़रा समझ नहीं आ रहा है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। लेकिन अब आपको जाने से पहले मैं समझा देता हूँ, जस्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, तो ये पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। सो चलिए दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर मैथ ग्रुप है या फिर बायो ग्रुप है तो दोनों के लिए आपकी बैच जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है। बिकॉज ये आप केमिस्ट्री की क्लास देखते हो, केमिस्ट्री जो होता है ये कंबाइन होता है मैथ ग्रुप के लिए भी एंड बायो ग्रुप के लिए भी। केमिस्ट्री आपने पढ़ा, होपफुली आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी केमिस्ट्री। बात करते हैं फर्स्ट ईयर, अगर आप बायो ग्रुप में पढ़ रहे हो या फिर मैथ ग्रुप में पढ़ रहे हो तो आपको कौन सी बैच लेनी है, कितनी प्राइसिंग है, वो सारी हम डिस्कस कर देते हैं, जिसमें आप कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो आइए बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर मैथ ग्रुप में हो एंड अगर आप फर्स्ट ईयर बायो ग्रुप में हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मैथ ग्रुप के लिए तीनों PCM, इसमें जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए पूरे 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए मतलब 1 ईयर की वैलिडिटी है इसकी फीस 1699 रुपीज़ है और इसकी भी फीस 1699 रुपीज़ है, जिसमें फ्लैट 1000 का ऑफ कर दिया गया है। मतलब ये सिर्फ 699 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा, ओनली 699 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। मतलब 1 साल तक कंप्लीट आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर मैथ ग्रुप, फर्स्ट ईयर बायो ग्रुप, जो भी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आपको जो भी बैच चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली आप परचेस कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर मैथ ग्रुप में हो, ठीक है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप में हो, फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप में हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ ग्रुप के लिए जिसमें PCM आप पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसकी फीस 1499 रुपीज़ है और इसकी भी फीस
जिसमें आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ोगे 1499 रुपीज़ है। इसमें भी फ्लैट 1000 का ऑफ है, जिसके कारण ये फीस सिर्फ 499 रुपीज़ है और ये भी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़। मतलब एक साल अगर आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ 700 रुपये देना है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हो तो पीसीएम पढ़ाया जाएगा, जेबीसी हो तो जेबीसी पढ़ाया जाएगा। एंड कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस होने वाली है, प्रॉपर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी गई है। रिवीजन क्लासेस भी अपलोडेड है वहां पे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलेगा, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। हर एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसॉल्व पेपर, सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आपको 6 महीने पढ़ना है तो सिर्फ 500 रुपये पे करना है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में, सारे वीडियोस जो भी यहाँ पर बैचेस हैं उन सभी की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लो। अगर इन सभी में आपको नहीं पढ़ना, मतलब नहीं कर पा रहे हो ये सभी चीज, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो। 9532039099 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे इस बैच में एडमिशन चाहिए, आपको एक स्कैनर भेज दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको प्रॉपर इसमें एडमिशन कर दिया जाएगा। ये दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये है आपका 9532039099। तो होपफुली आप सभी को काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा एंड बैच परचेज करिए और पूरी कंप्लीट अपनी क्लास कवर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।